तो चलिए हम लोग इतिहास का कुछ प्रश्न देख लेते हैं। आने वाले बीपीएससी 27 को जो होने वाला है 66 बीपीएससी का पीटी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत कहाँ से मिलता है, तो इन सभी से मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी का स्रोत क्या है, तो उपयुक्त सभी ये सब है, भगवानाशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ सभी है। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुआ है आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 2, 3, 4, 5, यानी कि लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, सहसराम से, रामपुरवा से, इससे नहीं होगा, ठीक है। पालीपुत्र ये गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो सहसराम से, सहसराम को सासाराम कहा जाता है, ठीक है। और चलिए बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है, ठीक है। तो उसकी भाषा जो है वो प्राकृत भाषा है मौर्यकालीन अभिलेख का। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है तो कौन सी है, तो ब्राह्मणी लिपि है, ठीक है। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो ए पाटलिपुत्र से प्राप्त नहीं हुआ है, नहीं तो बाकी सहसराम, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं है, तो हो गया पाटलिपुत्र से नहीं प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से, तो इन सभी जगह से, पाटलिपुत्र से, बराबर से और राजगिरी से, बराबर के पहाड़ियों से, ठीक है। बिहार पर गढ़ वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है कहाँ से, मनेर ताम्रपत्र से। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो तुगलक वंश के। बिहार के किस क्षेत्र से संबंध में बसातीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तिरहुत। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीन यात्री का नाम था उपयुक्त सभी, यानी फाहियान भी आया था, युआन चुआंग भी आया था और इत्सिंग भी आया था। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था मुल्ला तकिया, ठीक है। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था, तो फ्रांसिस बर्नियर नहीं आया था, नहीं तो जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, मैंड्रिक आए हुए थे। बहारिस्तानी गैबी किसकी रचना है, तो ये मिर्जा नाथन की रचना है, ठीक है। मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है, तो ये मुल्ला बहबहानी की रचना है। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास का स्रोत क्या है, तो ये सभी हैं, कीर्ति पताका, कीर्तिलता, वर्ण रत्नाकर, ये सभी हैं। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं कहाँ से, तो उपयुक्त सभी से, चेचर, वैशाली और सोनपुर से, चिरान से और मनेर से। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं कहाँ से, तो उपयुक्त सभी से, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा से, यानी सब चंपारण में ही है। बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश का उल्लेख की जानकारी मिलती है, तो परवर्ती गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववर्णा का लेख और शाहपुर, पटना और मंदिर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है परवर्ती वंश के बारे में। परवर्ती गुप्त शासक जो थे वो देवगुप्त, विष्णुगुप्त और जीवितगुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है कहाँ से, तो इन सभी से मिलती है, यानी कि देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का ये भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, और महिपाल प्रथम के नालंदा और मुजफ्फरपुर अभिलेख से। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है, तो अथर्ववेद है। अथर्ववेद से ज़्यादा जानकारी मिलता है बिहार के विषय में। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलता है अंगुत्तर निकाय से। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है क्या, तो पाल काल का बौद्ध विहार, ठीक है। अगला है कि बौद्ध साहित्य, विनय पिटक और देव निकाय से जानकारी क्या मिलती है, तो मगध के राजवंश और वैशाली के गणतंत्र के बारे में और मौर्योत्तर बिहार के बारे में, यानी इसका आंसर हो जाएगा सही सी, ठीक है। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला और कई प्राचीन स्थल खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता कौन था, तो वो कनिंघम था, ठीक है। नालंदा में स्थित बरगांव नालंदा महाबिहार जिसे कहा जाता है का पता किसने लगाया, तो कनिंघम ने लगाया। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की किसकी, तो उपयुक्त सभी, केसरिया स्तूप जो चंपारण में है, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बसार के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, इन सभी की कनिंघम ने खोज की। विदेह के राजा जनक से ने निष्क और सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिया, कहाँ वर्णित है, तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में ये वर्णित है। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है, तो मौर्य अभिलेखों की लिपि जो है इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है, तो शेरशाह से संबंधित है। वह पहला
मुगल शासक कौन था जिसका अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो अकबर का अभिलेख बिहार में मिला है। अगला है बौद्ध साहित्य धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो दीघ निकाय। सियर उल मुखातरीन की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलाम हुसैन तब्ताबाई ने। मध्यकालीन बिहार संबंधित इन स्रोतों को सम्मिलित कीजिए, देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा उत्तर बी, यानी ए का 2, बी का 1, ठीक है, और सी का 3, और आपका हो जाएगा डी का 5 और ई का 4। ठीक है, तो ये क्रम होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मुल्ला बहानी यात्री थे कहाँ के? तो ईरान के। ठीक है, जिनसे लिखे वृत्तांत में आधुनिक बिहार की जानकारी मिलता है। आधुनिक बिहार के अध्ययन का स्रोत है कौन है? तो उपयुक्त डी, यानी कि तीनों ही स्रोत है। फ्रांसीसी बुकनन द्वारा संकलित बीबीएम रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, लैंड सर्वे और सेटलमेंट रिपोर्ट, और फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज से भी जानकारी मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अप्सर गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित हैं। किसके? तो रामायण के कथा दृश्य अंकित है। अब चलिए प्राचीन बिहार में चलते हैं। बिहार के पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होता है लगभग 40,000 ईसा पूर्व से। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यानी कि 1, 2, 3 दोनों हो जाएगा, यानी कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू, खुरपी, मृदभांड। ठीक है, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मुंगेर और नालंदा से। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो पूर्व प्रस्तर युग के हैं। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मुंगेर से मिले हैं। बिहार में चिरान, सारण और चिचर वैशाली से किस युग के अवशेष मिले हैं? तो नव प्रस्तर युग के अवशेष मिले हैं। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उपयुक्त सभी, यानी चिरान, चेचर और सोनपुर और मनेर से प्राप्त हुए हैं। ऐतिहासिक काल का आरंभ बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ अनुमानतः कब? तो लगभग 800 ईसा पूर्व में, उत्तर वैदिक काल में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक है लोहे का उपयोग। ठीक है, कौन है? लोहे का उपयोग। ठीक है, अगला है कि श्रुति और किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन से थे? तो सी, यानी ए और बी दोनों, यानी मगध और विदेह और अंग और लिच्छवी। वेद के किस ग्रंथ इसका फिलहाल इसमें वेद के किस ग्रंथ क्वेश्चन देख लेते हैं। वेद के किस ग्रंथ से बिहार में विदेह राज्य में आर्यों के आगमन और निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ए, यानी शतपथ ब्राह्मण से विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लिए आवास का स्थल रहा था? तो मगध। ठीक है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म और ज्ञान का महान केंद्र कौन था? तो विदेह था। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे और यह राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो मगध के लोगों के लिए किया गया है। अथर्ववेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिला है। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो विदेह। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। अब महाजनपद काल में आते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित? तो 3। ठीक है, जिसमें अंगुत्तर निकाय से इसकी जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों की। ठीक है, जिसमें 3 महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित थे। निम्न में कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो इस ऑप्शन के अनुसार सी, वत्स जो है वो नहीं था, तो बाकी अंग, वज्र और मगध था। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो ये भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में अंग स्थित था। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। बिहार के पटना और गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो ये सब मगध में था। मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राजधानी गिरिवज राजगीर थी पहले।
मगध और अंग महाजनपद की कौन सी नदी पृथक करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपा नदी। बिहार में कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो वज्जी जो था 8 राज्यों का संघ था। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थे? तो ये बताना है। चेदी जो था ये सम्मिलित नहीं था, तो बाकी सम्मिलित थे। लिच्छवी ज्ञातक विदेह, ठीक है। वज्जी संघ की राजधानी थी कहाँ? तो वैशाली, ठीक है। तो लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी, ठीक है। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वज्जी में, यानी वज्जी को ही वैशाली भी कहा जाता है। यहाँ देखिए, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली। क्वेश्चन पूछा भी गया बीपीएससी में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? 47वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो प्रथम राजधानी गिरिब्रज यानी राजगृह, उसके बाद पाटलिपुत्र उदयन के समय में हुआ। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था, कौन? तो ये अंग, ठीक है। उसी प्रकार से महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो ये मल्ल गणराज्य की राजधानी थी पावापुरी, ठीक है। अगला देखिए, जैन धर्म पे हम लोग देख लेते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर। 3 क्वेश्चन यहाँ है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर का जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? तो ये वैशाली जिले में है। और इनका जन्म माना जाता है 540 ईसा पूर्व माना जाता है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था किस से? तो वज्जी संघ से, क्योंकि सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज कुंडग्राम के यात्रिक क्षत्रियों के प्रमुख थे। महावीर स्वामी के माता त्रिशला राजकुमारी थीं, कहाँ की? लिच्छवी की। त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेतक की बहन थी। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? पावापुरी में। पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में है। महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण कहाँ हुई थी? तो ये पावापुरी में ही हुई थी। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था कहाँ? तो पाटलिपुत्रा में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्थूलभद्र ने की थी। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसमें कार्य हुए, कौन से कार्य हुए? तो जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया और जैन धर्म के 2 भाग श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हुआ। और जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्म स्थली थी चंपा। कहाँ थी? चंपा। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के विषय में। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? तो वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम, जो उनके गुरु भी माने जाते हैं। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? तो उरुबेला, जो बोध गया में है। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो उनको निरंजना नदी के किनारे, जिसे फल्गु नदी भी कहा जाता है, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? राजगृह में। तो वहाँ पे कौन से कार्य हुए? तो वहाँ पे बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत्र पिटक और विनय पिटक में हुआ, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो वैशाली में। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो इसमें किया गया कार्य जो था वो आपका था बौद्ध धर्म के 2 भाग, जिसमें अस्थावीर और महासिंह के रूप में विभाजित हुआ, ठीक है। और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में किया गया। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। ध्यान रखिएगा, पहला कहाँ हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था, तृतीय कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें कौन सा कार्य किया गया? तो इसमें किया गया कुछ कठोर नियम बनाया गया और अभिधम पिटक का संकलन हुआ। यह लगभग 251 ईसा पूर्व में होते। एक बार फिर से देख लीजिए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में और तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। निम्नलिखित में किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो उपयुक्त सभी से, यानी बोधगया, राजगीर और वैशाली तीनों से। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उसमें सम्मिलित थी क्या? तो उपयुक्त सभी, बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह भी। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, ठीक है, प्रथम प्रवचन दिया। बीपीएससी 45 में पूछा गया है। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो नालंदा में हुआ था सारिपुत्र का जन्म। अब मगध साम्राज्य का उत्थान हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत
और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है, तो मगध को दिया जाता है। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी कहाँ पे, तो गिरिब्रज राजगीर की पहाड़ियों में, ठीक है, पहाड़ियों से घिरी थी। महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था बृहद्रथ वंश। जो बृहद्रथ राजवंश जरासंध के पिता बृहद्रथ से आरंभ होता है। मगध जनपद का संस्थापक कौन था, तो बृहद्रथ या जरासंध, ठीक है। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार का माना जाता है। 544 ईसा पूर्व 493 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा। बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के थे, तो ये हर्यक वंश के थे। और बिंबिसार को श्रेणिक और अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ कब, तो बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था, तो बिंबिसार ने उपयुक्त सभी से किया था, कौशल देवी, चेलना और खेमा सभी से। और उसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की थी। कौशल की देवी, कौशल की खेमा पंजाब की और चेलना वजीर की राजकुमारी। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता, तो अंग जीता था। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था, अजातशत्रु था, ठीक है। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। इसका शासनकाल 493 से 461 ईसा पूर्व है। राजगृह में दुर्ग और स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी, तो अजातशत्रु ने की थी, ठीक है। वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था अजातशत्रु। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी, तो ये वैशाली की थी। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया, तो लिच्छवी, ठीक है। लिच्छवी के साथ युद्ध में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ, पूछा गया है 42वीं में, तो ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की, तो उदयन ने की। यानी अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी में बैठा, उसे उदयभद्र भी कहा गया है। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया, तो उदयन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था नागदशक था। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई, तो उसके बाद शिशुनाग वंश की सत्ता स्थापित हुई, जिसका संस्थापक शिशुनाग था। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रज राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया, तो शिशुनाग ने बनाया, ठीक है, वैशाली को अपनी राजधानी। उसके बाद किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया, तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही, तो कालाशोक ने। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। द्वितीय बौद्ध संगति का यह आयोजन किसके शासनकाल में हुआ, तो कालाशोक के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, तो साबकमीर ने की थी। अगला है नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्मनंद था। झा और शिमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदिन का बताया गया, लेकिन हम लोग को सार्वजनिक रूप से यही पढ़ना है, महापद्मनंद। मगध के किस शासक को कली का अंश यानी परशुराम अवतार या क्षत्रियों का नाशक, सर्वत्रांतक, त्रांतक, एकछत्र और एकराट कहा गया है, तो महापद्मनंद को कहा गया है एकराट। यह नंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो घनानंद था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ, तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। इसका आयोजन लगभग 483 ईसा पूर्व हुआ। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो राजगृह जो गिरिब्रज के नाम से जाना जाता है। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था किसने, महापद्मनंद ने। निम्नलिखित में मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, ये पूछा गया है क्वेश्चन 44वीं में। तो सिकंदर महान के समय घनानंद था उसके समकालीन शासक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयन। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित और किलों से सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना, तो वैशाली के वज्जियों के आक्रमण से सुरक्षित करने का। मौर्य साम्राज्य में आते हैं हम लोग, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की, चाणक्य जिसे विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है।
मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 320 ईसा पूर्व में। यूनानी दूत मेगास्थनीज किस दरबार में पाटलिपुत्र आया था? ठीक है, तो ये मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, सेल्यूकस का राजदूत था। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था 315 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? सेल्यूकस था। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो यूनानियों से मुक्ति दिलाया था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, ये बीपीएससी में पूछा गया है। तो इंडिका में मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासक हुआ? तो मौर्य वंश का हुआ। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये सब। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य या विष्णुगुप्त था। पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में है? तो मेगास्थनीज के। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? तो बिंदुसार बना। ठीक है, और किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? तो ये बिंदुसार के दरबार में पिंगलवत्स अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है शिलालेख 13 में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में किया? तो अशोक के समय में हुआ। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तो पिंगलवत्स ने की। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में हुआ। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ? 251 ईसा पूर्व में हुआ। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? अशोक ने। किस युद्ध में हुए भारी तबाही और जानमाल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति यानी धर्म नीति की घोषणा की थी? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक का धर्म था यानी अशोक का धर्म क्या था? तो नैतिक आचार संहिता। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्र में। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? बोध गया की यात्रा की। अशोक ने अपनी धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की? तो 10वें वर्ष में की। अशोक का स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो चंपारण से। बिहार से प्राप्त होने वाला अशोक का स्तंभ लेख नहीं है। इसमें कौन है? तो रुमिनदेई। नहीं तो बाकी अरेराज, नंदनगढ़, रामपुरवा से अशोक का ही अभिलेख था स्तंभ लेख। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची और प्राची या प्राची प्रदेश यानी पूर्वी प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किससे बना था? लकड़ी से। एक क्वेश्चन पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा प्रसाद स्थित था, कहाँ स्थित था? तो ये कुम्हरार में स्थित था। कुम्हरार में 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिला है। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न ही बेतना कर सकते हैं? तो एरियन ने कहा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है? फाहियान। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविका के गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। ये 4 गुफा थे बराबर की पहाड़ियों में, सुदामा, विष्णु झोपड़ी, चौपार और कर्ण। ठीक है, गया के समीप नागार्जुनीय की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था किसने? तो दशरथ ने करवाया था। दशरथ अशोक का पुत्र था। इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। मौर्यकालीन चामर ग्रहणी यक्षी प्राप्त हुई है कहाँ से? तो दीदारगंज पटना में। बिहार के किस स्थान से मौर्यकाल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? ये लोहानीपुर पटना से प्राप्त हुई है। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण और सुंदरता का वर्णन किया मेगास्थनीज ने। पाटलिपुत्र किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने टॉलमी द्वितीय ने डायनोसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? बिंदुसार के काल में भेजा था। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पॉलीब्रोथ यानी पाटलिपुत्र का उपनाम धारण किया था? तो ये स्ट्रैबो के अनुसार। यूनानी दूत डिमोल्कस का आगमन भारत मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो बिंदुसार के दरबार में हुआ था।
कि वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो कौन सा स्तंभ है? भाब्रू स्तंभ। उसमें उसने स्वयं का मगध का सम्राट बताया है भाब्रू स्तंभ में। और बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आजीविकों ने। अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र में थी। और मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। इसका कथन किसका है? मेगास्थनीज का। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर जाएगा उपयुक्त सभी, यानी यह केंद्रीयकृत था, करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था। तो चलिए मौर्य साम्राज्य में 50 क्वेश्चन पे हम लोग छोड़ते हैं, फिर अगले वीडियो में इसका और हम लोग 100 से 150 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो अंतिम चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर, जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे अगर उसको आप देखिएगा समझिएगा तो निश्चित ही वो आपके एग्जाम में काम कर जाएगा। और इतने से रिवीजन भी है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट भी अवश्य कीजिए और बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। अपना विशेष ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।